टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो अगर तो किसी के पास किताबें हैं वे वो ओपन कर लें, अगर नहीं है तो फिर वो इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन करें ताकि आपकी कोऑर्डिनेशन करें। तो कुछ हम इसमें कंसेप्ट ले रहे इससे पढ़ाएंगे ताकि आप डेफिनेशन की क्लैरिटी वो सही हो जाए। सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा एक तो कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही है कि ये 1860 में जो है इलेक्टमेंट इसकी हो गई है। इसके अलावा तो ज़्यादा इसका जो है वो रेलेवेंट हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूँ, अगर बैकग्राउंड आपको पता हो ना थोड़ा सा कि पीटीसी बनी कैसे, इसकी इलेक्टमेंट कैसे हुई, कहाँ से इसका पेरेंट लॉ कौन सा है इसका, क्या ये यूनिक लॉ जो है यहीं से ही इंडिया के अंदर पहले राइट वक्त था उसको ही कोडिफाई किया गया। इसके साथ एक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ, कोड लिखा हुआ, एक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ। अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो अगर सदर या उस वक्त जो है वो राइट वक्त बोलना जनरल या जो भी था उसको उस वक्त वो करता था, और जो पार्लियामेंट से पास होता था वो एक्ट होता था। इसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और इसके बाद भी लिखा हुआ है एक्ट नंबर 55 ऑफ 1860। तो इसका मतलब होता है कि एक्ट नंबर जब पार्लियामेंट के अंदर जो एक्ट पास हो रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है ना आज एक एक्ट पास हुआ 2 3 4 हमें देखते हैं, कभी भी जो है वो जॉर्जियन इंग्लिश के अंदर जो हम जुबान देखते हैं। तो ये 55 जो है उस साल का 1860 का 55 एक्ट जो ये वाला पास हुआ था, जो उसको है 1860 में ये पास हुआ। अब इसके अंदर एक सवाल ये है कि इसको कोड नहीं कहते हैं, कोड का लफ्ज़ ही कोडिफिकेशन से निकला है, इकट्ठा करना। तो ये नहीं पूछा एक्ट नहीं बनाया उस वक्त जो है मोहम्मद ला और जो हिंदू ला जो है जो राइट वक्त था और मुसलमानों के यहाँ काजी थे और उनके वहाँ पंडित थे, तो वो फैसले करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि रस्म और रवाज को नहीं छेड़ा, उन सब को सारों को जो है जैसे वहाँ बेसिकली मोहम्मदन और हिंदू ला था, इसके अलावा जो पारसियों का ला था वो अलग था, लेकिन मेन ये जगह था। तो उनको सबको इकट्ठा करके उसमें इंग्लिश लॉ का टच देकर उन्होंने इसको कोडिफाई किया और इसको 1860 बना। अब इसका जो ड्राफ्ट किसने किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और शॉर्ट में से करते हैं। जो लॉर्ड मिकॉले जो है जिसका पूरा नाम थॉमस विलिंगटन मिकॉले, 1800 में वो पैदा हुआ था और 1860 में उसकी 1859 में उसकी वफात हो गई। उसने बेसिकली जो है इसको जो है वो मसवदा इसका तैयार किया था। फिर उसके बाद जो है इसको भी इनेक्टमेंट की थी इंग्लैंड के हमारे लेजिस्लेशन। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने इसका सिलेबस जो है वो लिख दिया शॉर्टली कि हमारे जो सिलेबस के अंदर पीटीसी के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर है। वैसे भी किसी के अंदर जो है वो 23 अप्रोक्सीमेटली चैप्टर 23 23 चैप्टर 23 जो है बेसिकली चैप्टर है, लेकिन लॉग एड के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है चैप्टर 2 है जो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 52 के का है। इसके बाद चैप्टर 4 है जिसमें असर्शन और सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। इसकी सेक्शन जो है 76 से लेकर 106 तक है। ये टोटल मैंने बनाई है 30 बनती है, आई थिंक इतनी बनती है। और उसके बाद फिर चैप्टर 16 है जो ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी है, जिसके अंदर जो है ये सारे हर्ट शुजा जायफा गैर जायफा और इसके अलावा सारे जो है ताज़ी इसके अंदर आते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 16A है जो बाद में अमेंडमेंट करके डाला गया है, रॉन्गफुल कंस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैंने कंस्ट्रेन लिखा जगह की वजह से इसकी जो है सेक्शन इसकी 299 से 338 है, 339 से लेकर 337B तक ये टोटल 51 अप्रोक्सीमेटली सेक्शन था। इसके बाद लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 17 है जिसमें ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जिसके अंदर जो है थेफ्ट है, फिर एक्सटॉर्शन है, फिर रॉबरी है, फिर उसके बाद डकैती है, फिर उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन, डिसऑनेस्टी, चीटिंग, ये सारे के सारे फिर और जो ट्रेसपास है इसके सारे प्रॉपर्टी से रिलेवेंट। तो इसके अंदर 378 से लेकर 462 सेक्शन जो है ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो ये टोटल सेक्शन मैंने गिनकर जो है 89 सेक्शन लगती है। अप्रोक्सीमेटली 89 ये है, 79 ये है, 51 ये है, 30 ये है, और ये अगर आप लगाए 54 इसके अंदर जो ए तक के 4-5 सेक्शन और भी हैं और कुछ मिट हो गए, कुछ रिपीट हो गए। तो मोटा मोटा बनाए हुए ये बन नहीं है, ये 90 ये हो गई, ये मतलब ये जो 250 के करीब सेक्शन जो है 511 के अंदर से आपका रेलिवेंट लॉ एक्ट का जो है वो सिलेबस है। ये सेक्शन आपने टच कर दी और इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 10 मार्क्स का पेपर आएगा। अब 10 मार्क्स का है तो हम अगर लगाएं
पेपर वन तीन इसमें से आगे डेफिनेशन के अंदर से असम्पशन से दो आ जाते हैं और इलस्ट्रेशन बार बार आ रही है इसके अंदर जो हम देख रहे हैं। इसके बाद अफेक्ट ह्यूमन बॉडी इसके अंदर से तीन आ जाते हैं ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद दो इधर से आ गए, दो इधर से आ गए, इस तरह जो है कोई खाली नहीं छोड़ता। मतलब यहाँ से एक दे दे, मतलब एक एक, कभी इसमें से दो, कभी इसमें से तीन, कभी ये वेटेज नहीं है कि इसमें से तीन ही देने, दो देने आना एक एक साथ में, उसके बाद आगे वो जितने डालते हैं उसकी है। लेकिन ये चैप्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल है, ह्यूमन बॉडी वाले, इसके बाद ये प्रॉपर्टी वाला और डेफिनेशन वाला, इसमें टेक्निकल सर। तो इसमें से दो 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 या तीन दो दो इस तरह की जो है ना वो वेटेज आते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने इसके अंदर रह के इसको देखना है और इसके अंदर रह के भी आपने उसकी जो वेटेज है मार्क्स में उसको मद्देनजर खाता रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक लॉर्ड विंटन मिलवाले था, वो 1800 में जो है वो उसको बोर्ड हुआ, उसके वाले साहब जो है वो बोलना थे काफी पढ़ा लिखा जो था। उसने जो है वो इंग्लैंड से 1830 के अंदर जो है वो यहाँ इंडिया के अंदर आया और इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल की जो थी उनकी जो लेजिस्लेशन वाली जो उनकी करने वाली जो कमेटी थी उसके अंदर उसको मेंबर बना। अब यहाँ इसके राइटर था, हिस्टोरियन था, क्रिटिक था और रॉयल मैजिस्टर था। अब इसकी मशहूर किस वजह से हुआ? ये दो वजह से मशहूर है। एक तो ये हमारे सामने जो पीटीसीज ने कोडिफाई की, एक दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं तालीमी निज़ाम, ये निकाले जो है निज़ाम उसने मुताला करवा, जिसकी वजह से बड़े से 100 साल पीछे चला गया। आज उसने तो बना दिया, हमने चेंज क्यों नहीं कर रहे? वो तो बहुत हो गया, तो उसको चेंज कर रहे हैं। अब तो उसके इख्तियार में नहीं है, उसका नाम बुलाया जा रहा है। बेसिकली उसने ये बनाया। अब उसमें क्या इफेक्ट आ रहा था? पिछली 3 जो है सदियों से जो है अरबिक और संस्कृत जो है ये जो है रस्म खत उसको उर्दू में कह देंगे, जो गवर्नमेंट की जुबान थी वो ये थी अरबिक की और फारसी की। तो अंग्रेज यहाँ अंग्रेज ने कहा कि हमने अपनी जड़ों को मजबूत करना, तो किस में अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे? तो उन्होंने इसने ये अभी शुरू में आया था, एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए था फाइनेंशियल तौर पर। इसने क्या किया, मिनट्स जो है 1835 के अंदर जो है मिनट्स जो है वो जारी किए। मिनट्स के अंदर कोई उन्होंने बताया था पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने बताया कि बताएं हम किस तरह जो है अपनी जड़ों को मजबूत करें, किस तरह जो है हम यहाँ की इंटेलेक्चुअल जो यहाँ के हैं उनको इंग्लिश वेस्टर्न उसको रंग दें। तो उसने कहा बेसिकली सबसे पहले कि हम इनका अरबी को और एकदम संस्कृत को तो हम छीन नहीं सकते, क्योंकि ये मदद की तरह जो है हम ऐसा करते हैं कि लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो इससे मैं ये मेरे पास भी है, तो मैं इसको अगर कुछ आए कॉपी करवा देंगे। उसको 1830 के मिनट्स है ना, तो उसने दिए थे जिसमें बार बार कहते हैं कि इसने हमारी जुबान चेंज की। उसने क्या आर्गुमेंट दिए थे कि भाई इसकी संस्कृत और अरबी को हटाकर यहाँ इंग्लिश लेके आए। यहाँ हमारे पास इतना कोई इंटेलेक्चुअल नहीं कि हम जो है अरबी और संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, हम इंग्लिश जुबान को ले आते हैं ताकि इनका मिजाज जो है इंग्लिश पढ़ने का और इनका मिजाज जो वेस्टर्न जो हमारे इंटेलेक्चुअल है उनको पढ़ने का हो। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इसको प्रेफरेंस देगा हम उसको फंड भी करेंगे, तो ये पास करेंगे और उसके अलावा उसको ओदो भी बताएंगे। तो ऐसी बात है, उन्होंने क्या किया कि जो अपने अंग्रेज जो जजेस थे वो बताते थे, उनको तर्जुमा करके जो वहाँ के बड़े के बंदे बैठे होते थे, आर्गूमेंट सारे बात में करके वो इंग्लिश में उनको बताते थे। उन्हें असल में आज तक ये भी इंग्लिश में आ रहे हैं। अब उनका ये हम जो है इंटरेक्ट तो बात करते हैं, क्यों ना डायरेक्ट बात करें ताकि हमारी बात बाहर इफेक्टिव हो। तो लोगों ने इंग्लिश जुबान जो है वो सीखना शुरू कर दी। तो इस वजह से जो है ना लॉर्ड मुकालम का एक तो ये कुछ मुसलमान के, दूसरा ये कि इसने फिर 1835 के अंदर को काफी कोडिफाई करने यहाँ का इसने संस्कृत माउंटेन लॉ के अंदर और इंग्लिश का जो क्रिमिनल लॉ को पता करके 1837 के अंदर मसौदा पेश कर दिया और ये 1859 में बहुत हो गया था। अब ये तो 1807 में लाई हुई है, तो ये पहली बोल रहा इसने 1837 में कर दिया था। इसके बाद इसकी जो है इसके अंदर अमेंडमेंट करके एक अंग्रेज है उसने किया और फिर ऑपरेशनल 1862 के अंदर जो है ये ऑपरेशन हो गया है सब कॉन्टिनेंट 1862। तो पहले जो आईपीसी था, फिर बरसगीर जो है वो उसकी विलीन हुई, तो उसके बाद जो है वहाँ आईपीसी बन गया। हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको उर्दू क्या कहते हैं वो बताया, पाकिस्तान का दिलाते को, हाँ ताज़ीराते पाकिस्तान। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो बुक को ले आते हैं ना बुक, इसके अलावा किसी के पास बुक है और साथ एक मैसेज किया होगा कि एक कागज और एक पेंसिल भी साथ लें। सबके पास है कागज और पेंसिल? हाँ, ताकि नोट तो कर सके ना। तो पीडीएफ फाइल में है, पीडीएफ फाइल में आप पीडीएफ फाइल में अगर है तो उसको खोल लें पीडीएफ, ताकि आसानी हो कैलकुलेशन बात करें। फिर इसका लेटेस्ट है 2023 में है ना? 2023 का भी नहीं, 2024 का। 2024 में भी अमेंडमेंट ये आ गया कि वो जो 292 और 293 के अंदर थी वो पंचायत पोर्नोग्राफी, उसके अंदर उन्होंने जो है उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया, बदलती रहती है। अभी 2024 में भी आ गई।
2023 के अंदर भी अमेंडमेंट आई थी, लेकिन 2024 के अंदर जो है वो इनेक्ट हो गई है। जो बिल पास हो जाता है सेनेट से भी, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली से भी, तो क्या वो जो है अमेंडमेंट जो है वो किताब में ऑपरेट हो जाती है? नहीं, उसी वक्त जब तक वो ऑफिशियल गजट में नहीं, पहले ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल जैसे सदन ने कहा कि आज जो है तारीख छुट्टी है, कह दूंगी है, खबर में भी आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल गजट में जो हमारा गजट है, पाकिस्तान गजट और पंजाब गजट, उसमें अगर नहीं लिखा गया तो वो कानून इम्पोर्टेबल नहीं होता। और अगर आप कहेंगे जैसे पिछले दिनों में ऐसे हुआ था कि पिछले दिनों काफी साल हो गए, जैसे रोजगार की हुकूमत उन्होंने कहा कि जो इनको कितने हजार पैसे जो है बढ़ा रहे हैं या कमी कर रहे हैं, इस तरह का कुछ ना एक पूरा न्यूज में आप कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल गजट में वो कही नहीं थी बात। लिहाजा वो जब तक लॉ नहीं बनता, जब तक ऑफिशियल गजट के अंदर, पाकिस्तान गजट के अंदर वो पब्लिश ना हो जाए, जबकि हम हवाला देते हैं तो पाकिस्तान पब्लिश जो पाकिस्तान गजट है उसका समन नंबर फलाना में ये लॉ जो है ये नेटवर्क उसका बड़ा देता है। जबकि अगर लॉ में अगर हम कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर रेफरेंस देंगे, इसको नहीं, कोई इसको तो हवाले नहीं देते इस डेयर एक्ट को। हाँ कुछ हैं जैसे हाई कोर्ट जो है, जो पंजाब गजट है वो पब्लिश करते हैं और वो करता है तो उसकी वो कापियां मान लेते हैं, अदरवाइज जो है जो गजट है गजट है उसको माना जाता है। और इसके अलावा जो पब्लिशर्स हैं इनको पढ़ा नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर माना जाता है। अच्छा हम शुरू करते हैं फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के नंबर 1 जो है इसका चैप्टर 2 जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 है वो हमारा ये रहेगा जिसमें हमने दिखाना था। जी कौन पढ़ेगा? सेक्शन 6 इसको स्टार्ट करते हैं। Definitions in the code to be understood subject to exception. Throughout this code, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. ठीक है, इसमें बात करते थे जो डेफिनेशन इसमें लिख दी गई है वो एग्जॉस्टिव है, यही मानी जाएंगी। और फिर उसमें बात की है सेक्शन की। अब वो जो 76 से लेकर हमारा 106 तक जो है वो एक्सेप्शन में बात कर रहा है। अब वो कह रहा था हर जनरल रूल की एक्सेप्शन होती है, अगर हम हर जनरल रूल के साथ ये एक्सेप्शन लिखते तो एक बड़ा एक्टिव सा हो जाना, तो पढ़ा नहीं जाना था। उसने कहा कि क्यों नहीं इनको अलग ही बना दें। मिसाल के तौर पर कत्ल अहमद है 300 के अंदर वो लिख दिया और सारे सेक्शन लिख देगा, सेक्शन लिख अगर उसने सेल्फ डिफेंस में मारा हो तो फिर उसको सजा नहीं होगी। तो हर एक के साथ लिखना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता। तो उन्होंने ऐसे किया कि इसको अलग लिख देते, एक्सेप्शन लिख दिए, पूरे कानून पे एप्लीकेबल है, जहां वो जो लिख देगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर, तो वो जो है इसको साबित करे। इसलिए उसका उन्होंने कही डेफिनेशन और एक्सेप्शन सब्जेक्ट टू उस चैप्टर के रेलेवेंट होता है। अगर कहीं किसी लिख दिया गया सब्जेक्ट टू दिस क्लास तो उस क्लास को ही बस पढ़ेंगे, इसके अलावा कहीं पढ़ेंगे। अच्छा ये होगी नंबर 1। फिर उसके बाद 7 पढ़ेंगे सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। जी Sense of expression once explained. Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. हाँ उसकी एक्सप्लेनेशन से जो है ना उसको कंफर्म करेंगे। अगर उसमें समझ नहीं लग रही, अगर फिर भी समझ नहीं लग रही, फिर हम इलस्ट्रेशन का हवाला देंगे। इलस्ट्रेशन भी जो है वो कानून का हिस्सा होती है। अच्छा आगे होंगे जेंडर की डेफिनेशन में सेक्शन 8 है तो बताते हैं कि ही जो है वो मेल के लिए और फीमेल के लिए प्रयोग किया जाएगा, सबके लिए किया जाएगा। फिर उसके बाद नंबर भी बात करके नंबर में लगा प्लूरल और सिंगुलर जो है जो भी वो एक ही माना जाएगा। फिर मैन और वुमेन जेनेरिक उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज बट वुमेन बिफोर फीमेल फॉर ह्यूमन बीइंग एट एनी एज। मैन कहीं भी आ गया तो उसका मतलब एट एनी एज, और फीमेल एरिया तो एट एनी एज। दो ही लफ्ज है इसके अंदर, गर्ल या और कोई लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, दो ही लफ्ज। पर्सन सेक्शन 11 ये एक बड़ी आयत जो है कि पर्सन जो है इस सेक्शन के तहत जो है पीपीसी में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 11 है। अब इसमें क्या मतलब द वर्ड पर्सन डैश इंक्लूड, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में इंक्लूड का और मींस का। ये कौन बताया इंक्लूड और मींस में क्या फर्क होता है? अगर ध्यान देते हैं इंक्लूड उसका क्या मतलब है? इंक्लूड जो सा वो टेक्निकल होता है, नॉन एग्जॉस्टिव Means फ्लेक्सिबल होता है, और मींस जो सा वो exhaustive. एग्जॉस्टिव है, मुकम्मल जो कह दिया गया है मनमान, यही हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसके लिहाज से नहीं करेंगे। इंक्लूड करें इसके अलावा भी हो सकती है। अब इसके अलावा मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है इनकॉर्पोरेशन, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन है उसका अगर नहीं बताया तो आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूड होगा इसमें ही पीपीसी के अंदर।
पब्लिक आगे जो है द वर्ड पब्लिक इंक्लूड आया है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी क्लास जेन आए थे पास से आए थे वो क्या है कम्युनिटी है तो वो भी पब्लिक के ही आएगी। तो ये लफ्ज यहाँ इंक्लूड है, तो इंक्लूड ये डेफिनेशन ऐसा है कि इंक्लूड या मीन या क्या है इस तरह हम पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट से क्या हमारा सेक्शन 17 द वर्ड गवर्नमेंट denotes person or persons authorized by law to administrative executive government in Pakistan or any part thereof। ठीक है, इसके बाद जज, हाँ ये है, ये सेक्शन 19 जो है पढ़ने वाली है, इसको आप पढ़ेंगे। जज कौन कौन से होते हैं, जज जैसे उसने बता दिया denote not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered to by law to give in any legal proceeding legal civil definitive judgment and judgment which is not appear against the would be definitive and judgment if confirmed by the any other authority would be definitive। वो एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट जो होती है उसमें जज बैठा होगा, इसके अलावा कहीं और अथॉरिटी को रेफर कर दिया तो वो भी जज के रूल में नहीं आएगा। Who is one of the body of the person which body of the person is empowered by law to give such judgment। मिसाल के तौर पर जैसे स्पेशल जो है वो कोर्ट बना दी जाती है तो वो भी जज बैठे पड़े हैं। जैसे ट्रिब्यूनल में या जो हमारी स्पेशल कोर्ट बनेंगी है तो वो भी जज है, एडिशनल सेशन जज बैठे हुए हैं। ट्रिब्यूनल बने हुए जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो कमीशन बना हुआ उसके अंदर जो काम हो रहा है जज के तौर पर वो काम कर रहे हैं। आगे की सेक्शन 20 है कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको साहब इसमें एक पॉइंट जी कि जज के तौर पे काम करते हैं, पंचायत पे भी काम करते हैं, वो भी इसी इसके सिनेरियो में आएंगे, इसके स्कोप में आएंगे। नहीं इसके अंदर वो नहीं आएंगे। देखिए ऑथोराइज्ड हो जो हाँ अथॉराइज उसमें क्या लिखा है नॉट ओनली एवरी पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, मिसाल के तौर पर उसको करते थे जैसे इसमें था कि जो पाटा के अंदर जो थे वहाँ पंचायत वहाँ काम होता था तो उनकी जो फैसले होते थे वो माने जाते थे, लेकिन अब वो कौमी धारे में लाकर वहाँ जो है निज़ाम आ गया है, वो पॉलिटिकल निज़ाम सिस्टम आ गया तो उनको खत्म अवॉइडेशन करके वहाँ भी अदालतें बना दी गई। अब नहीं वो डिटरमिन करेगा ऑफिशियली किसी को भी कर सकते हैं, जैसे 22 से 22 के अंदर जो है वो जज के तौर पर जो है वो काम कर रहा है तो वहाँ लिखा नहीं हुआ कि सिर्फ एडिशनल सेशन है जो कोई भी हो सकता है कि जो एडवाइजर शहरी जिसका फैक्टर अच्छा है वो खुद हो सकता है, सिंपल लेमैन जो कानून उसमें कानून तो नहीं जाना, उसमें देखना है कि कौन सही है कोई गलत है क्योंकि एविडेंस वहाँ होती है कुछ भी नहीं होती वहाँ, सिर्फ आप प्रेमा विषय लेकर उसने जजमेंट दे दिया तो उसलिए कि वहाँ लेमैन कुछ नहीं बनाते तो कोई अब वो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होंगी इसकी वजह से वो एडिशनल सेशन को डिस्ट्रिक्ट केस बनाया। कोई भी अगर ऑफिशियल उसको डेजिग्नेट कर देगा वो जज के तौर पर अगर उसके पास पावर है तो जज ही माना जाएगा। अच्छा आगे से जज भी सेक्शन में जज बन जाता है कौन जज जी हमने ये तो पढ़ा ही ये जो सेक्शन नहीं 19 सेक्शन 19 जो है वो जज की डेफिनेशन को नोट करता है इसके अंदर जो बता देंगे बस ये है इसमें एक भी ठीक है। इसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस जी जी हां कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिखा द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट a judge who is empowered by law to act judicially alone or a body of the judge which is empowered by law to act judicially as a body when such judge as a body of the judge is acting judicially। but judicial बीच में लफ्ज एक अहम है judicial का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टियों को सुनकर एविडेंस को जो है कॉल करके उनको सुनकर जो है फैसला देना, इसको कहते हैं जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई करना। मतलब बीच में एविडेंस जो है ना एक एविडेंस ये एक चीज़ है, अगर कहीं समझ ट्रायल चल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना वो अगर काम करें मिसाल के तौर पर जैसे उसने जो है वो जायदुल कीमत जो है वो उसने चार्ज किया है तो उसी वक्त जो है ना जो मजिस्ट्रेट है वो उसको सजा दे देते हैं। अब वो क्या हुआ वो जुडिशियल नहीं हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसने काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ कोई तनकीहात जो नहीं हुई ना वहाँ जो है एविडेंस का बस समझ जा सकता है तो इसमें भी जुडिशियल एक्ट जुडिशियल। फिर उसके बाद पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, इसके अंदर जो है वो प्रेपोजिशन में दी हुई है कितनी 11 प्रेपोजिशन है कि कौन कौन जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। जैसे इसमें जज लिखा हुआ है वो भी पब्लिक सर्वेंट है, इसमें से इसका एक सवाल आ सकता है कि कौन से जो अफराद हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। जैसे वो कि जो आगे का जो पटवारी जो है वो क्या पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्विस वो ये कह सकता है कि ये जो मुलाजम है पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो जैसे टीचर है क्या पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट नहीं है।
जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं वो है पब्लिक सर्वेंट। इसके अलावा जो सारे हैं वो सिविल सर्वेंट है, तो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत जो है उनको किया जाता है। अब है कौन है पब्लिक सर्वेंट, तो इसमें जो है वो पढ़ लेते हैं कौन है पब्लिक सर्वेंट। नंबर 1, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर द, ये जो 11 जो लिखा है एज कमीशन ऑफिसर। कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, कमीशन ऑफिसर कौन से होते हैं, जो आर्मी के अंदर जाते हैं कमीशन लेकर, उनको कमीशन ऑफिसर कहते हैं। उनके अंदर मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स जो पाकिस्तान है सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर इसके बाद तीसरा है एवरी जज, ये पब्लिक सर्वेंट है। फिर इसका फोर्थ है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose duty is such officer to investigate, report or any matter of law, fact, to make authentic, to keep document, to take charge, dispose of any property,